Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined Series The Extra Step. So today is our mock 3 and we are going to discuss KSET 2020 examinations that is very important for all the UGC NET aspirants, although NILT aspirants and GATE aspirants, because ये ऐसा देखा गया है कि whatever trend they are asking in previous year questions, somehow सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो आपके सेम ही क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट अस सी, बिकॉज सिलेबस इज एवरीथिंग इज सेम, सो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यूजीसी नेट में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें एंड इसका आंसर देने की कोशिश करें. ओके, बेसिकली इन दिस क्वेश्चन आपके क्रूशिकल एल्गोरिदम्स के बारे में पूछा गया है. एंड एज यू ऑल नो, इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस एवरी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट क्रूशिकल और प्रिम्स पे एक क्वेश्चंस तो आता ही आता है. आई होप लर्नर्स ने सॉल्व कर लिया होगा. तो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव. लेट अस सी किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था. तो क्वेश्चन इज व्हाट कि यू हैव गिवन क्रूशिकल एल्गोरिदम्स का यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. एंड सेकेंड थिंग, यू नीड टू लर्न एंड रीड इन एग्जामिनेशंस वेरी क्लियरली. इन्होंने पूछा है डू नॉट कंट्रीब्यूट. इट मीन्स कि ऑप्शंस में से कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, आपको वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी किस तरीके से सॉल्व करना था. तो क्रूशिकल एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो इज कि वॉट एवर डायग्राम यू हैव बीन गिवन इन द एग्जामिनेशंस, आपको उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है. क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नो, क्रूशिकल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम में हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे आपका लिखा भी है मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ऑलवेज वी नीड टू फाइंड मिनिमल कॉस्ट. तो मिनिमल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखो किस तरीके से आप वेट को लोगे. तो सबसे स्मॉल कौन सा है? 10 है. करेक्ट. तो इस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करना था. सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व. तो जब आप उसको सॉल्व करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब आप सॉल्व करोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट 10 आएगा, देन 12 आएगा, then 14, then 16, 22 and 25. अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप ये होता है कि आफ्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद जब आप सिलेक्शन करते हो तो आपको उस एज को इग्नोर करना है जिसमें आपका सर्किल फॉर्म होता है. क्यों? क्योंकि हमें क्या बनाना है? मिनिमल स्पैनिंग ट्री. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ. कि ट्री में आपके सर्कल्स नहीं होते, साइकिल्स नहीं होते, एंड ग्राफ में आपके साइकिल प्रेजेंट हो सकते हैं. हेंस अब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ तो सी, हमने वहाँ पे मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाला. तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते थे? तो वो आपको इसका वेट पूछेंगे. करेक्ट, कि हाउ मच इज द वेट. तो आप इसको ऐड कर लोगे. दिस वाज द आंसर. सेकंड क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछते हैं कि आपको, अगर आप देखो तो आप वेट वगैरह वो नहीं पूछते, आपको वो गिवन इस तरीके से ऑप्शंस देंगे और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है. तो वी हैव क्लियरली सीन, जो ये हमारा 28 है, 1 से 2, 1 से 2. तो आप ऑप्शन देखो A B C तीनों में 1 से 2 लिया गया, बट 1 से 2 हम नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि वो हमारा मिनिमम एज नहीं है. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये एज आएगा, देन 10 के बाद 12 आएगा, देन हम 14 लेंगे, देन हम 16 लेंगे. करेक्ट, हमने इतना एज ले लिया. अब यहाँ पे 18 हम नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि सर्किल फॉर्म होगा. देन आप यहाँ पे 22 लोगे. ओके, एज नहीं फॉर्म हो रहा है. देन आप यहाँ पे 25 लोगे. तो हेंस यहाँ पे थर्ड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वॉट एवर वर्टिसेस यू हैव गिवन, जैसे ही आपका n-1 रीच होगा वैसे ही आपको स्टॉप कर देना है. सो इस सिंगल क्वेश्चन में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट कि वॉट एवर डायग्राम यू हैव गिवन, उस डायग्राम को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना है इन द क्रूशिकल. ओके, उसके बाद आप मिनिमम वेट को स्टार्ट करके आप ट्री बनाना शुरू करोगे एंड उस एज को इंक्लूड नहीं करोगे जिसमें आपका साइकिल फॉर्म होता है. थर्ड पॉइंट कि आपको वो सीक्वेंस देगा. तो क्वेश्चन आपको बहुत रीड से पूछना है कि सीक्वेंस नॉट पूछ रहा है या सीक्वेंस ट्रू पूछ रहा है, एंड आइदर वो आपको कॉस्ट निकालने देगा. सो दिस वाज क्रूशिकल. अगर इसकी जगह पे इफ़ दे हैव आस्क्ड प्रिम्स, तो प्रिम्स में क्या करना होता है? इन प्रिम्स एल्गोरिदम दे विल असाइन यू अ नोड. वो आपको ये बोलेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करना है, देन सेम सीक्वेंस आप सेम एल्गोरिदम फॉलो करोगे. बट द थिंग इज कि जब हम प्रिज्म यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक नोड वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे. तो आप यहाँ से कनेक्टेड फॉर्म में स्टार्ट करोगे. कनेक्टेड फॉर्म मीन्स व्हाट कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमने डिसकनेक्टेड किया. डिसकनेक्टेड मीन्स कि पहले हमने ये इसको ले लिया बिकॉज इसका एज कम था, देन हमने इसको ले लिया. तो यहाँ पे आपका कैसा ग्राफ बन रहा है? डिसकनेक्टेड.
बट अगर प्रिम्स पूछा होता तो आप यहाँ पे अगर फर्स्ट यू आर सेलेक्टिंग दिस वन, तो क्वेश्चन में यहाँ पे वो नोट दिए होते कि विच इज़ द स्टार्टिंग नोट, एंड इसके बाद आप यहाँ से कनेक्शन में स्टार्ट करते। ओके, आई होप दिस सिंगल क्वेश्चन से आपका मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके एनटीए एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशिकल एंड प्रिम्स। जस्ट ट्राई ऑल द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट कि आपका इसमें सॉलिड मार्क्स आना ही चाहिए। सो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। Second question is again one of the most important topic, normalization. Every time you can expect a question in any competitive examinations on normalization. मैं बहुत इंपॉर्टेंट आज यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देखें अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट में इश्यूज़ हैं। आई होप आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गिवन द पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो दोज लर्नर्स हु आर वाचिंग वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, सो लेट अस सी द आंसर। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3NF। आई होप जो भी लर्नर्स देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू नीड टू सॉल्व द नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये होता है, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड व्हाट, क्लोजर। अगर आपको क्लोजर निकालने नहीं आ रहा है देन आप नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड क्लोजर। क्लोजर फाइंड होने का, सी आप पेपर पेन लेके बैठे हैं, ज़रूर यहाँ पे नोट डाउन करें। फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू सी इज फॉर क्लोजर आपको क्या देखना है, RHS को चेक करना। ठीक है, RHS में यू नीड टू सी विच एंटिटी एट्रीब्यूट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन रिलेशन। अब रिलेशन है, मैंने यहाँ पे देखा ग्रेड, रोल नंबर, नेम है, कोर्स नंबर इज नॉट इन RHS। तो इट मीन्स कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड नॉर्मलाइजेशन मीन्स कि ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स आपके फंक्शन डिपेंडेंसी में होने चाहिए। तो अगर कोर्स नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर कोर्स नंबर यहाँ पे RHS में नहीं है, तो आप सिंपल समझिए, अगर आज मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, मैंने आपको इन्वाइट तो कर लिया बट मैंने आपको अपना एड्रेस नहीं दिया, तो क्या आप मेरे घर तक पहुँच पाओगे? नो, यू कांट रीच। सिमिलरली कि अगर कोर्स नंबर एट्रीब्यूट में है एंड दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द RHS, देन जो आप क्लोजर फाइंड आउट करते हो उसमें सबसे पहला कौन सा एट्रीब्यूट इंक्लूड हो जाएगा, कोर्स नंबर। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो हमने सबसे पहले किसको ले लिया, सी आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। तो हमने यहाँ पे यहीं पे मेंशन किया डियर फ्रेंड्स कि कोर्स नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द RHS, सो द क्लोजर विल इंक्लूड कोर्स नंबर। ओके, तो मैंने कोर्स नंबर लिया। नाउ सेकेंड स्टेप वी नीड टू सी, क्या कोर्स नंबर से हम सारे एट्रीब्यूट को वॉट एवर गिवन इन द रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो फंक्शन डिपेंडेंसी, दीज आर द 4 फंक्शन डिपेंडेंसी। कोर्स नंबर से आप किसी भी नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे नहीं जा रहे हो। हेंस इफ आई विल आस्क यू कि कैंडिडेट की क्या सिर्फ कोर्स नंबर होगा, नो। क्यों? क्योंकि आपने सपोज मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया कि आई हैव, जो हम अभी एग्जांपल देखे थे कि मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, मैंने आपको इनवाइट किया। अगर मैं एड्रेस नहीं दूंगी तब आप मेरे घर नहीं पहुंच पाओगे। सेकंड थिंग, इफ़ आई एम टेलिंग यू कि आई एम स्टेइंग इन मुंबई, तो क्या आप मुंबई आ जाओगे मेरे घर पे? मुंबई में कहाँ? करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना था। कोर्स नंबर नहीं हो सकता है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ कोर्स नंबर। तो कोर्स नंबर के कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 हैं। तो आप कोर्स नंबर के साथ नेम को लोगे, रोल नंबर को लोगे एंड ग्रेड को लोगे। तो हमने इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया। नाउ इसका क्लोजर फाइंड आउट करिए। तो इसका क्लोजर आप फाइंड आउट करेंगे तो यू कैन सी नेम एंड कोर्स नंबर। मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन करती हूँ, नेम एंड कोर्स नंबर। तो नेम आप कोर्स नंबर से आप किस पे जा रहे हो, आप ग्रेड पे जा रहे हो, नेम पे जा रहे हो, कोर्स नंबर पे जा रहे हो, एंड हेंस अगर आप नेम पे जा रहे हो तो यहाँ से आप रोल नंबर को भी रीच कर रहे हो। इट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ वन कैंडिडेट की। अब एग्जाम में सेकंड थर्ड स्टेप में आपको बताती हूँ, क्या जैसे ही मुझे एक कैंडिडेट की मिला वैसे मैं स्टॉप हो जाऊँगी? नो, बिकॉज आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फाइंड आउट करना है। हेंस नॉर्मलाइजेशन मीन्स कि अगर सिर्फ एक सिंगल एंटिटी से आपका क्लोजर नहीं फाइंड आउट मिल रहा है तो आपको 2 के कॉम्बिनेशन में सारे वैल्यूज़ को चेक करना होगा। तो आप रोल नंबर कोर्स नंबर को भी जब चेक करोगे देन इट इज़ ऑल्सो द कैंडिडेट की। एंड अगर आप ग्रेड और कोर्स नंबर को चेक करोगे तो इससे सिर्फ आप कोर्स नंबर एंड ग्रेड पे ही रीच कर रहे हो, इससे आप नेम और रोल नंबर पे रीच नहीं करोगे क्योंकि फंक्शन डिपेंडेंसी में आप उसको नहीं इंक्लूड किया है। हेंस यहाँ पे आपके
सेकेंड क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन में, जो यूजीसी नेट का पैटर्न देखा गया है कि फर्स्ट आपको क्वेश्चन आएगा क्लोजर फाइंड आउट करने का। तो हमने एक देखा कि क्लोजर आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या करना है क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए कि वॉट एवर RHS की वैल्यू गिवन होगी उस RHS में आपको क्या करना है, जो नहीं है उसको इंक्लूड करना और उसके कॉम्बिनेशंस बनाने। सेकेंड थिंग कि आपके जितने भी गिवन कैंडिडेट की निकलेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की वो क्वेश्चन में पूछते हैं, तो आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज कि अब हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारा कोर्स नंबर, रोल नंबर एंड एज, दिस 3 आर कैंडिडेट के में आ रहे, हेंस ये 3 एट्रीब्यूट्स आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। तो समटाइम्स दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो जो भी कैंडिडेट की का पार्ट होगा दैट एट्रीब्यूट विल कम अंडर प्राइम एट्रीब्यूट, एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, विच डजेंट कम इन अंडर द कैंडिडेट की। तो यहाँ पे ग्रेड आपका हो जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब हमें ये पता चला कि आपका ये 2 कैंडिडेट की है। नाउ अब नॉर्मलाइजेशन हाउ वी आर गोइंग टू चेक, तो हम चारों फंक्शन डिपेंडेंसी को इस तरीके से लिख लेंगे एंड नाउ वी विल स्टार्ट थिंग। तो सबसे पहले वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम BCNF, ओके, बिकॉज अगर वो BCNF में है देन वो 3NF में भी है, 2NF में भी है एंड 1NF में भी है। तो दिस हायरार्की आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी को देखूंगी तो BCNF में है, क्यों, क्योंकि नेम और कोर्स नंबर हमारा कैंडिडेट की है एंड एवरी कैंडिडेट की इज व्हाट, सुपर की, हेंस आपका ये BCNF में है। तो एग्ज़ाम में क्या करना है, अगर आपका पहला BCNF में हो गया तो ये ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से टिक लगा दोगे कि इट इज़ इन 3NF, 2NF एंड 1NF। नाउ लेट अस सी सेकंड फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या बोला, रोल नंबर एंड कोर्स नंबर। तो हमने यहाँ पे क्लियरली देखा है कि रोल नंबर एंड कोर्स नंबर इज अगेन कैंडिडेट की, तो हेंस ये BCNF में हो गया। तो आपको 1, 2, 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर मैं थर्ड को देखूँ तो थर्ड क्या बोला, नेम क्या इकलौता हमें रोल नंबर तक लेके जा रहा है, सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर रहा है, नो, बिकॉज वी हैव जस्ट सीन आपका नेम, दीज आर द 2 कैंडिडेट की, हेंस आपका ये BCNF में नहीं है, बिकॉज BCNF ये बोलता है कि आपका ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन द LHS साइड मस्ट बी अ सुपर की। तो जैसे ही आपको ये फाइंड आउट मिला कि ये आपका BCNF में नहीं है, हेंस आपको ये फोर्थ ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, 3NF। तो 3NF व्हाट इट्स सेइंग कि हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि ये जो LHS है आपका नेम इज़ नॉट अ कैंडिडेट की, हेंस 3NF क्या बोलता है कि जो उसका राइट वैल्यू है, राइट वैल्यू आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो रोल नंबर, इज रोल नंबर इज इन द प्राइम एट्रीब्यूट, यस इट इज़ इन द प्राइम एट्रीब्यूट, हेंस ये आपका 3NF में हो जाएगा। देन 3NF में होगा तो वो 2NF, 1NF में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नाउ लेट अस सी फोर्थ वन क्या बोल रहा है कि रोल नंबर, क्या रोल नंबर अकेला हमें, सॉरी रोल नंबर क्या हमें अकेला लेके जा रहा है, नो, रोल नंबर एंड कोर्स नंबर का कॉम्बिनेशन हमारा कैंडिडेट की, हेंस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि अगेन आपका LHS प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, बट RHS में हम चेक करते हैं क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, येस नेम इज इन प्राइम एट्रीब्यूट, हेंस दिस गिवन नॉर्मलाइजेशन इन third NF. So this was a question and this is the approach you need to solve in the examinations. So dear friends, you might be thinking कि this is a very long procedure, but it is a not long procedure. अगर आप practice करोगे तो आप easily इस question को solve कर सकते हो। And if you have any doubt in normalization, just write me down in the comment section because I can provide you so many tricks on normalization जिससे आप इसके questions बहुत easy से solve कर सकते हो। तो I hope मेरे इस explanation से आपको ये 2 questions बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। Now moving to the third question. Again this is very important question of CRC. जो हमारे पैरिटी बिट जो आप चेक करते हो कंप्यूटर नेटवर्क में, एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम इवन प्रायोरिटी, किस तरीके से आप एरर बिट को चेक करते हो, दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। तो आई होप आपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसको सॉल्व किया होगा। सो लेट अस क्विकली सी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, आपको जो भी यहाँ पे बिट गिवन होगा इन द ऑप्शन आपको पहले उस बिट को मैच करना है। अगर एक भी बिट मैच नहीं हुआ तो वो ऑप्शन आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। फर्स्ट थिंग एलिमिनेशन मेथड। सेकंड थिंग, क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला है किसी, अब इन्होंने यहाँ पे सेंडर ने ये यूज़ किया और इसको वो रिसीवर के पास सेंड कर रहा है, तो क्या रिसीवर के पास ये सेम बिट जाएगा,
नो, इट मीन्स ऑप्शन 2 आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि वॉट एवर पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है उस पोलिनोमियल की वैल्यू ही आपकी ऐड होती है किसी भी मैसेज के साथ। तो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, इट मीन्स कि आपकी 3 यहाँ पे ही बिट में ऐड होगी। तो अब यहाँ पे देखो इसमें कितने सारे ऑप्शन ऐड है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें उन्होंने 4 बिट को आंसर में ऐड किया एंड दिस इज द 3 बिट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, विद इन 2 सेकेंड्स आपका ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में सॉल्व होना चाहिए। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड इन CRC। फर्स्ट पॉइंट इज कि वॉट एवर बिट्स वी हैव गिवन सेम बिट शुड बी रिपीटेड इन द ऑप्शंस। सेकेंड पॉइंट, whatever polynomial values will be given, that polynomial values must be added in the this one as m plus r। जो भी मैसेज है उसमें आप क्या ऐड करोगे, r फॉर रिडंडेंट बिट, ठीक है। तो दिस r विल बी व्हाट, पॉलिनोमियल में जो आप वैल्यूज ले रहे हो वो। तो यहाँ पे एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है डियर फ्रेंड्स कि वॉट एवर अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो आप 3 बिट को ऐड करोगे। इफ़ अगर इन क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल की जगह समहाउ ऐसे लिखा होता 10011, तो दिस इज 4 बिट। इफ बाइनरी के फॉर्मेट में गया रहेगा देन रूल ये बोलता है कि आप इससे -1 लोगे। -1 मीन्स व्हाट, अगर बाइनरी में वैल्यूज गिवन है, इफ बाइनरीज में वैल्यू गिवन है तो आप उसको क्या लोगे, -1। तो 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हेंस आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज एन पॉलिनोमियल, तो आप डायरेक्टली 3 बिट को ऐड करोगे। इफ़ यहाँ पे 1011 लिखा होता इसकी वैल्यूज़, देन आप यहाँ पे क्या लेते, सिर्फ 3 बिट को ऐड करते, मतलब -1 कर देते इसमें। ओके, सो दिस वाज द ट्रिक्स टू सॉल्व CRC बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। दे हैव सिंपली आस्क्ड कि कॉपी ऑन राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यूनिक्स, करेक्ट। तो समहाउ आपके यूनिक्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन। कॉपी एंड राइट मीन्स व्हाट, दिस इज सिंपली finds its main use in the sharing the virtual memory of operating system processes in the implementation of the fork system call। in simple language मैं आपको समझाती हूँ। copy on write means what, कि whatever writing your details in the your operating system your in your memory, what it will do, it will modify, correct। तो it will modify। तो as we all know कि whenever we are doing any changes in the operating system that terms has been done by the use of what, fork system call। जो आपका fork होता है वो every time नया process ID क्रिएट करता है, hence इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। एंड ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड ये होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड से जाते। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फाइल ओपन विल सिंपली ओपन द फाइल, फाइल क्लोजिंग विल बी सिंपली क्लोज द फाइल। तो दिस ऑप्शन, तो ये ऑप्शनली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देन सिस्टम कॉल अगर पूछा है तो फोक इज अ सिस्टम कॉल एज वी ऑल नो, सो आंसर विल बी ऑप्शन 3। एंड अगेन दिस इज द नेक्स्ट इजी क्वेश्चन IPv4 कि आपकी क्लासेस आपको याद होने चाहिए। सो लेट अस सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके अगर UGC नेट की मैं बात करूँ, एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड दिस आर द वेरी 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 सिक्योरिंग क्वेश्चंस कि आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। सो आई हैव गिवन दिस चार्ट, जस्ट चेक इट आउट कि वॉट एवर द रेंजेस बिहाइंड, ये आपको लर्न होना चाहिए, रोट लर्न होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन डेटा स्ट्रक्चर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हीप। I guess some learners has doubt in heap question, correct? So I will explain this question here in detail so that you will able to solve heap questions. Let us see this question is answer will be 1. So basically we have 2 types of heap. Heap is what, max heap and another is min heap. In questions they can ask you both the things. What we have to do is कि you might be given what, you might be given some values, इस तरीके के आपके values given होंगे and in question they will ask you कि either आप extract max करो और extract min करो। extract max means what, कि if I have a root value, if it is asking max then always this value will be higher than this and this, correct। it means I will write here 5 and here it will be 3 and here it will be what, 4, somehow anything, it will be always higher than। आपको यहाँ पे ये नहीं चेक करना है कि oh this is violating the binary search tree। let me explain this question again। सी अब व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप सिंपली इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। दिस इज द बाइनरी हीप, अगर आप इसका ट्री फाइंड आउट करोगे तो आंसर विल बी 1। कैसे 1 आया, तो आई हैव जस्ट रिटन हेयर 25 10 20 आएगा, देन आप इस तरीके से अरेंज करोगे। व्हेन आई विल टेक द सेकेंड ऑप्शन, तो दिस इज 10, क्या 10 25 के राइट में आएगा, नो इट कांट कम, हेंस ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। बिकॉज मैक्स हीप
व्हाट इज मैक्स इफ? मैक्स इफ इज टेलिंग कि क्या 19, सी दिस इज 19, क्या 19 10 के नीचे आएगा? नो, because max if is what telling कि every time the root value should be greater than left and right. Similarly if I will see here what is 20 and here is 19 15, तो it is correct, but क्या 20 15 यहाँ पे right में आएगा? No, because 15 is less than 20, तो आपका ये कहाँ पे आना चाहिए था? इस लेफ्ट में आना चाहिए था, हेंस ऑप्शन आपका 3 भी रॉन्ग हो जाएगा. लेट अस सी ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 में यहाँ पे 19 है, करेक्ट. 19 पहले यहाँ पे 20 आएगा क्या? कैसे आएगा 20? नहीं आएगा ना. 19 आपका इस तरफ आना चाहिए. तो लेट अस सी, अगर अब मैं यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन यहाँ पे चेक करूँगी तो ऑप्शन आपका 1 सही है. तो आपको यहाँ पे क्लियरली आना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट मैक्स हीप और मिन हीप. तो आपका कैसे आएगा? आप यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली यू विल राइट है 20 20, देन आप यहाँ पे 10 20 लिखोगे, करेक्ट. देन आपका 9 एंड देन 6, तो ये परफेक्ट है. देन यहाँ पे आपका आएगा 19 एंड 15. तो यहाँ पे 19 15 ये रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि 19 हमेशा इस तरफ आएगा, करेक्ट. ये आपके लेफ्ट में नहीं आएगा. तो हिंस आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. आप यहाँ पे क्या करोगे? स्वैपिंग करोगे. यहाँ पे मैंने स्वैपिंग करके करेक्ट बनाया है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इट सेल्फ. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर डाउट अगेन. So this is the next question, intersection of context free and regular language. This is the property based question. If you learn that table then आप इसको easily solve कर सकते थे. तो I have given the explanation here. See, intersection and the union property. If in any question if they will ask you intersection and union property with whom? With regular language, then it will itself. It means कि अगर आप regular का intersection regular से करोगे then we will get regular. If we will intersect DCFL with regular then DCFL, then CFL, तो CFL. It means कि अगर आपका intersection property है किसके साथ? रेगुलर के साथ, देन इट विल ऑलवेज गिव जो आपका RHS में वैल्यूज है, करेक्ट. एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह मैं यूनियन पूछती देन ऑल्सो आपका यहाँ पे ये सेम वैल्यूज आता, विच इज़ द हायर फॉर्म, वो आप लिखते हो. हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑलवेज कंटेक्स्ट फ्री. दिस इज ट्रू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन डिग्री सीक्वेंस. ग्राफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस सी, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन. I guess this is again one of the doubt of so many learners, correct. डिग्री सीक्वेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. हाउ सी इज करेक्ट? लेट अस सी. 3 3 3 2. सी आई विल जस्ट राइट हियर 3 3 3 3 and 2, correct. What is the rule? Rule says, I will just I have mentioned here 3 3. I will just explain one. First rule is whatever sequence you have given, आप उसको -1 करना है. Suppose I have selected this node. This is basically node and these are the degree sequence. ठीक है. इसका क्या मीनिंग हुआ कि there are 5 vertices in a graph and each graph has 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री एंड एक नोड ऐसा होगा जिसका 2 डिग्री होगा. नाउ लेट अस सपोज मैंने फर्स्ट को लिया, तो जैसे ही आपने नोड 1 को एक्सट्रैक्ट किया तो सबकी डिग्री क्या हो जाएगी? -1. लेट अस सपोज अगर मेरा यहाँ पे एक ग्राफ है, अगर मैंने इस ग्राफ को डिलीट किया तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? अभी 0 हो जाएगा ना. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने 3 सेलेक्ट किया तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 2 2 एंड आई एम जस्ट राइटिंग अगेन 3 3 3 3 एंड 2. आई हैव सिलेक्टेड दिस नोट, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 2. नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या मैं 1 लिखूँगी? बिकॉज दिस इज द डाउट जो बहुत लर्नर्स को होते हैं. नो, बिकॉज वॉट एवर डिग्री यू आर सिलेक्टिंग, द नंबर, जितने नंबर का आप सिलेक्ट करोगे आप उतने ही डिजिट में से माइनस करोगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट डाउन राइट नाउ. मैंने यहाँ पे 3 को सिलेक्ट किया तो आप कितने को मॉडिफाई करोगे? ओनली 3 डिग्रीज को. तो यहाँ पे -1 करना था हमें, तो -1 हो गया, करेक्ट. नाउ इफ़ आई एम सेलेक्टिंग दिस नोट, तो अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे डियर फ्रेंड्स? आपका ये आ जाएगा 3 3. सी आई एम जस्ट राइटिंग हियर अगेन. I have selected this one 2 2 2 and this will 2, करेक्ट. यहाँ पे 1 नहीं होगा बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ 3 को करना था. नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस वन, तो बिकॉज कि यहाँ पे आपका सिर्फ 2 को आप एलिमिनेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 एंड दिस इज 2. नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि अब आपको जो 1 1 2 है 1 1 2 है, इसमें नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपको इसको क्या करना है? अरेंज करना है. एवरी टाइम आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 2
1. अब ना व्हाट 2 इज टेलिंग कि अगर आप 2 को सिलेक्ट करोगे तो दिस इज व्हाट 0 0 एंड एट लास्ट इफ यू आर गेटिंग 0 0 इट मीन्स कि ये डिग्री सीक्वेंस आपका ग्राफ को फॉर्म करेगा. अगर यहाँ पे -1 अगर आता देन वो आपका सीक्वेंस नहीं होता. करेक्ट. सो आई होप यहाँ पे एक आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया कि आपका जो ए है, ए ऑप्शन आपका ट्रू है. हेंस आपका यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया. लेट अस सी 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, रिवर्स इट. रिवर्स इट मीन्स व्हाट 5 4 3 2 1. आपको इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है. अब जैसे ही मैंने 5 सेलेक्ट किया तो हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को करना है, 5. इज देयर इज 5 एलिमेंट है, नहीं है ना, यहाँ पे आपका ब्लैंक है, 4 ही एलिमेंट है, तो इसको सॉल्व करने की ही ज़रूरत नहीं थी. तो आई होप मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट डिस्कस किया. इन एनी क्वेश्चन अगर आपको डिग्री सीक्वेंस फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको उसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके. नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि वॉट एवर यू आर सेलेक्टिंग द नोड, उतने ही नोड को आपको -1 करना है एंड आफ्टर माइनस आपको अरेंज उसको फिर से अरेंज करना है, फिर से रीअरेंज करना है, अगेन फिर से माइनस करना है एंड एट द लास्ट इफ़ यू आर गेटिंग 0 0 0 इट मीन्स कि वो डिग्री सीक्वेंस का पार्ट है. अदरवाइज इफ़ यू आर गेटिंग -1 इट मीन्स वो डिग्री सीक्वेंस का पार्ट नहीं है. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप दिस इज द इजी क्वेश्चन एंड सी दिस इजी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट. प्रीवियस क्वेश्चन में आपके इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे गए. सो व्हाट इज द आंसर, जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Drop, delete, SQL commands. You need to clear all the basics of this SQL commands. Okay. Let's see clearly इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3. It means कि 2 and 3 options are correct. क्या है, what just read it out. See drop and delete में आपको सिंपल सा डिफरेंस बता देती हूँ. When we are using drop command, drop means whatever the table structure should be deleted. इफ टेबल स्ट्रक्चर ही डिलीट हो गया तो क्या उसके रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है रिकॉर्ड्स भी डिलीट होंगे. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, डिलीट ये बोलता है कि ओनली द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड. आपका स्ट्रक्चर वॉट एवर स्कीमा यू हैव इन योर बैक एंड वो डिलीट नहीं होगा. हेंस इफ यू विल रीड दिस ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, C2 retains relation but deletes all tuples. Yes, is true because tuples delete होते हैं from delete command. Drop, C1 deletes not only all tuples but also the schema. Yes, this is the definition of drop and delete. Hence आपका 2 and 3 option correct. Let us see option 1. Both C1 and C2 delete the schema. सी दिस इज पार्शियल करेक्ट. आप ये बोलोगे कि मैम ड्रॉप में भी तो डिलीट हो रहा है. येस, ड्रॉप में भी डिलीट हो रहा है बट दिस इज पार्शियली ट्रू बिकॉज सिर्फ डिलीट ही नहीं हो रहा है, ड्रॉप के साथ आपका स्कीमा भी ड्रॉप हो रहा है. हेंस तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस जो बेस्ट आंसर है आपको ये सिलेक्ट करना है. इफ़ यू आर टेलिंग कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा तो डी ऑप्शन इज नॉट 100% ट्रू. सेम वे में आपको ये सेम लॉजिक लगाना है एनटीए यूजीसी नेट में बिकॉज दे हैव ऑल्सो गिविंग दिस टाइप ऑफ ऑप्शन जिसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं बट यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. नाउ अगेन दिस इज प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन. तो आई विल सजेस्ट यू greedy algorithm, dynamic programming, DFS, BFS, heap shot, you just take out time and सबके प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करना है. ओके. सो इसमें मैं आपको क्लियरली बताती हूँ ऑप्शन विल बी 2 एंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, विच इज़ नॉट ट्रू. तो अगर आपको क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी मालूम है देन ऑल्सो भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस सी ऑप्शन 3. Dynamic programming strategies can be applied if the problem satisfy optimality principle. This is the most important application of dynamic programming and December 2019 में क्वेश्चन आपके dynamic programming के इसी प्रॉपर्टी पे पूछा गया था. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आपसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू. तो ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. देन लेट अस रीड. Heap shot algorithm is exactly the same as selection sort algorithm but uses a heap data structure while finding the minimum. This is also 100% true. तो hence आपका ऑप्शन ए बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. इट मीन्स कि अगर आप 1 से 2 शॉर्टिंग एल्गोरिदम भी अगर डीप में जाके पढ़ते हो तो यू कैन ईजिली एलिमिनेट बिकॉज क्वेश्चंस आपके एलिमिनेशन मेथड से ही एग्जाम में सॉल्व होंगे. लेट अस मूव. मैंने यहाँ पे आपको ये चार्ट दे दिया डियर फ्रेंड्स एंड लेट मी एक्सप्लेन ग्रीडी एल्गोरिथम. ग्रीडी एल्गोरिथम अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ यू कैन रिलेट द सेम कॉन्सेप्ट बिकॉज वी ऑल नो कि ग्रीडी एल्गोरिथम आपको एवरी टाइम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा बिकॉज ग्रीडी मीन्स व्हाट, यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू
अचीव द ऑप्टिमल पास्ट एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो नहीं फाइंड आउट करता है। हेंस आपका यहाँ पे ऑप्शन 2 वॉज करेक्ट बिकॉज दैट इज फॉल्स। एंड मैचिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द एल्गोरिदम दैट्स कम्स अंडर ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड सो। Now this is the very easy question. You can always expect one question from OSI layer, जो आपके NTA में तो पेट क्वेश्चन है। और OSI लेयर के फंक्शनलिटी, आपको प्रोटोकॉल सब रिमेंबर होना चाहिए। सो लेट अस सी आंसर विल व्हाट ऑप्शन सी। व्हाई ऑप्शन सी? तो एज वी ऑल नो जो एप्लीकेशन लेयर है वो आपका HTTP से मैच करेगा, तो ऑप्शन ए एंड बी आप कैंसिल कर दोगे। एग्जामिनेशंस में भी आपको क्विकली सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रॉन्ग भी नहीं करना है एंड इस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न इन द एग्जामिनेशंस। एंड अगर मैं देखूँ तो डेटा लिंक का आपका HDLC से मैच होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन दोनों में सेम है ना। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर में ऑलवेज हम TCP एंड UDP की बात करते हैं, हेंस आपका ऑप्शन 3 विल बी correct answer. Now this is the TOC question. Always you will get one question from TOC जिसमें वो ग्रामर आइडेंटिफाई या लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन देते हैं। आई होप आपने टेलीग्राम चैनल पे इसको सॉल्व किया होगा। सो लेट्स सी द आंसर। एंड डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड आस्क देम टू ज्वाइन दिस मॉक लाइव क्लासेस, एंड टेलीग्राम पे भी वो ज्वाइन करें सो दैट कि जो भी इनके क्वेरीज हैं हम सॉल्व कर सके। सो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना था? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे? अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को ही देखूँ तो एस में अगर मैं S1 इफ़ आई एम टेकिंग B एंड A, तो व्हाट आई एम गेटिंग 3, तो क्या ये ऑल इवन लेंथ पैलिंड्रोम है? नो, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी अनदर। ऑल पैरेलल स्ट्रिंग्स विद ऑल्टरनेट ए बी अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सपोज मैंने अगर एस ले लिया, करेक्ट। एस लेने के बाद अगर आप यहाँ पे आपको क्या कॉम्बिनेशंस बना के चेक करना है, तो अगर ऑल्टरनेट ए बी, अगर सपोज मैंने S1 हाँ S2 ले लिया एंड देन मैंने यहाँ पे आपका A ले लिया। S2 में क्या बोल रहा है? अगेन A, आई एम गेटिंग ऑल्टरनेट ए बी, नो, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट कर दिया। एंड ऑल पैलिड्रोम्स, तो क्या ये पैलिड्रोम्स है? तो पैलिड्रोम्स कैसे चेक करेंगे? तो पैलिड्रोम्स मीन व्हाट कि आपका ABA एंड अगर फिर से बैक लेंगे तो फिर से ABA आना चाहिए, करेक्ट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे डियर फ्रेंड्स तो सारे पैलिंड्रोम्स नहीं आएंगे। मतलब द थिंग आई एम टेलिंग यू कि आपको इस तरीके से ग्रामर गिवन रहेंगे एंड आपको उसमें एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। एंड ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। यू जस्ट गो एंड प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट आई हैव गिवन माई बेस्ट एक्सप्लेनेशन सो दैट अगर आप देखोगे तो TOC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नॉर्मलाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हीप एंड सॉर्टिंग एंड आपके जो भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के फीचर्स है, इन सारे क्वेश्चंस जो भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, दिस ईच टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NTA UGC नेट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू हैव एनी डाउट, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. And if you are watching for the first time, I will also request to do subscribe our channel, because in the whole month I am going to provide you this type of mock test so that कि आपकी revision बहुत अच्छे से हो. So this was all about today's video. Thanks for watching. Thank you so much.